दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जीआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें हम हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, संशय की एक रात किस कवि की कृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों नरेश मेहता। याद रखिएगा, संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। इसमें राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की गई है और ये नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता है। इनके यानी नरेश मेहता के प्रमुख काव्य संग्रह में वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़, मेरा समर्पित एकांत आदि है। अगला प्रश्न फिर से वही कि संशय की एक रात के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है नरेश मेहता। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संशय की एक रात जो है इसके लेखक नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश गंगा काव्य संग्रह है किसका। तो आप जान लीजिए कि आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनके अन्य कविता संग्रह में अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता है। तो याद रखिएगा आकाश गंगा राम कुमार वर्मा की लिखित काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है साय में धूप। और साय में धूप एक गजल संग्रह है। इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत सभी कविता संग्रह हैं। एक कंठ विष पाई ये काव्य नाटिका है जो कि दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो दुष्यंत कुमार, और ये इनके महत्वपूर्ण गजलों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है, आपको बताना है। तो उत्तर है आपकी मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन है। ये एक काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। रश्मि रथी, भूमिजा, आत्मजयी या कामायनी। तो सही उत्तर है दोस्तों भूमिजा। भूमिजा जो है ये नागार्जुन द्वारा रचित है और ये राम कथा पर आधारित है जिसमें सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं। सीता नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है और सीता का परित्याग जहाँ नारी शोषण की व्यथा कथा है, वहीं भूमि से उत्पन्न उस पुत्री का अपनी पवित्रता और सुचिता के प्रमाण के लिए दिव्य आवाहन जिसमें धरती फटती है और वह भू समाधि ले लेती है, उस शोषण से मुक्ति का चरम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। देखिए, शंबूक, अग्निलीक, संशय की एक रात या महाप्रस्थान। तो सही उत्तर है महाप्रस्थान। दोस्तों नरेश मेहता कृति महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है और इस प्रबंध काव्य में महाभारत कथा में वर्णित स्वर्गारोहण की घटना है और इस घटना को समकालीन यथार्थ बोध से जोड़कर नई अर्थवत्ता प्रदान की गई है। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 में हुआ, लेकिन युग चित्रण की दृष्टि से ये चिरंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में संगुफित है, यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व और स्वर्ग पर्व। शेष कृतियां राम कथा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रश्मि रथी जो है दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी की काव्य वस्तु कहाँ से ली गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महाभारत। रश्मि रथी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं और रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। और इस काव्य में रश्मि रथी का नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशवान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत ही यशस्वी पात्र है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है।
तो सही उत्तर याद रखिएगा भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक एक काव्य नाटक है और इस कृत में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग के परिवेशानुसार चित्रित किया गया है। इस रचना में राम को सामंतवादी प्रवृत्तियों के समर्थक और राज्य लोभी के रूप में वर्णित कर राम के चरित्र के अंतर्विरोधों की खोज की गई है और उन्होंने चारण नामक पात्र की आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि और सीता परित्याग की घटना की मुक्त कंठ से निंदा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? तो उत्तर है दोआब दोस्तों काव्य है और शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब गद्य काव्य का निबंध संग्रह है। और दोस्तों आप देख लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोआब गद्य काव्य का निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। और इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, प्लाट का मोर्चा, कहानियाँ और स्केच, शमशेर की डायरी, इतने पास अपने, चुका भी हूँ नहीं मैं और बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। ये जो रचनाएं हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शमशेर सिंह अनपढ़ की है? देखिए, मुर्दाक बयान, जनवार, निशास या मैती मुलुक। तो सही उत्तर है मुर्दाक बयान। दोस्तों शेर सिंह अनपढ़ की कविता मुर्दाक बयान है जो जीवन सत्य को प्रकट करती है। जा चेली जा सौरास, एक स्वैस देखनऊ, हंसू की डांड मारू और धन मेरी छाती, द्विदिनांक ड्यार और मौत और मनखी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि और नाटककार दोनों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो अगर आप विकल्पों को देखेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। ये तीनों ही लेखक ऐसे हैं जिन्होंने कवि और नाटककार दोनों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो आप देख लीजिए विकल्प डी में केवल जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक और अज्ञे हैं, जबकि विकल्प बी जो है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा, ये कवि और नाटककार दोनों हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ये हैं चिरंजीत। दोस्तों वर्तमान में नाट्य संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम तो है ही, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण के 2 और माध्यम आविष्कृत हुए, माइक्रोफोन और कैमरा। माइक्रोफोन ने रेडियो नाटक को जन्म दिया और कैमरा ने सिनेमाई नाटक को। सिनेमाई नाटक का ही जो है दोस्तों आधुनिक रूप है टेलीविज़न नाटक। चिरंजीत हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपनी नाट्याभिव्यक्ति के लिए तीनों माध्यमों का बड़ी सफलता से उपयोग किया है। लेकिन इनके साथ ही ये भी निश्चित है कि उन्हें सर्वप्रथम एक सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटककार के रूप में ही मिली और नाटक रत जगह में उनके राष्ट्र प्रेम और काव्य गुण बेहतर दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह किस नाम से है? तो याद रखिएगा पहाड़ पर लालटेन। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवि हैं और इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु हैं। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है, आप जानते भी हैं, पहाड़ पर लालटेन दोस्तों मंगलेश डबराल की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? देखिए न्योली, चौमासा, चांचरी या चहका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा चहका। न्योली, चौमासा और चांचरी उत्तराखंड के लोकगीत हैं, जबकि चहका पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन हैं? तो सही उत्तर है मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन हैं? शेर, जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर छोत्री या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है प्रभाकर छोत्री। याद रखिएगा दोस्तों, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर छोत्री। श्रोत्रिय दोस्तों ये एक प्रख्यात आलोचक, नाटककार और निबंधकार हैं।
इनकी प्रमुख रचनाओं में रचना एक यातना है, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, संवाद नई कविता की आलोचना और कालत्रयी है कविता, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त, मेघदूत एक अंतरयात्रा भी नरेश मेहता की रचनावली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है, आपको बताना है। बताइए, रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है। इसमें राफ, उकाव हुलार, फचैक या अड़वाल। तो सही उत्तर है उकाव दुराव, उकाव हुलार। दोस्तों, उकाव हुलार रमेश चंद्र शाह की कुमाऊनी रचना है। कछुए की पीठ पर नदी भागती आई, हरिश्चंद्र आओ इनके कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों रामनाथ सुमन की रचना है, मैंने स्मृति के दीप जलाए। ये 1976 की रचना है और इनकी अन्य रचना में छायावाद युगीन स्मृतियाँ 1975 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं भाषा भूषण दोस्तों ये जसवंत सिंह की कृति है और ये अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है, जिसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है, शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसकी संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया है। और भाषा भूषण के अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचयिता हैं, जो कि एक अलंकार प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। तो सही उत्तर है जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है। तो सही उत्तर है चंद्रालोक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा रमेश कुंतल मेघ। दोस्तों, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। आधुनिक रचनावृत्त में तुलसी को सबसे पहले बाबू शिवनंदन सहाय ने देखा था। बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास 1939 की रचना का तादात्म्यकरण किया और रमेश कुंतल मेघ की प्रमुख रचनाओं में मिथक और स्वप्न, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, मध्ययुगीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, वांग्मी होलो और मनखंजन किनके। ये रचनाएं दोस्तों आप जान लीजिए कि ये रचनाएं सभी रमेश कुंतल मेघ के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन का है, सही सुमेलित है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का। तो दोस्तों याद रखिएगा रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल नहीं। और इस पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर पुस्तक में इस पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र ने नई कविता पर रस प्रतिमानों को लागू किया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र की। दोस्तों, अरस्तु का काव्य शास्त्र 1975 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इनकी मौलिक तथा संपादित 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक विचार और विवेचन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा नए संदर्भ, समस्या और समाधान, अप्रवासी की यात्राएं और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये जो हैं मौलिक ग्रंथों में शामिल हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संपादित ग्रंथों में दोस्तों हिंदी ध्वन्यालोक, कवि भारती, हिंदी काव्य अलंकार सूत्र, रीति श्रृंगार, भारतीय नाट्यशास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भाग 6, भारतीय वाङ्मय और हिंदी अभिनव भारती प्रमुख है। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की है, नई समीक्षा नए संदर्भ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति किसकी है? तो बिल्कुल आप सही जानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र की कृति है अप्रवासी की यात्राएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं किस प्रकार के? सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी? तो सही उत्तर है, डॉक्टर नागेंद्र एक रसवादी आलोचक हैं और रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए उन्होंने इस पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया है। रसवाद पर जितना एकांतिक आग्रह डॉक्टर नागेंद्र जी का दिखाई पड़ता है, उतना किसी अन्य आलोचक का नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वत्ता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल और प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में ये मूल्यपरक कथन किस साहित्यकार का है? तो देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रशेखर शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर बाबू श्याम सुंदर दास का है। दोस्तों, बाबू श्याम सुंदर दास ने आप जानिए कि हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 की प्रकाशित भूमिका में लिखा था कि इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है। उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया है वह विशेष रूप से उल्लेखित होने योग्य है। यदि ये कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्त न होगी। तो ये सब दोस्तों, ये कथन जो है बाबू श्याम सुंदर दास का है। अगला प्रश्न है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने किस रूप में प्रसिद्धि पाई है? तो सही उत्तर है आलोचक के रूप में। दोस्तों, बाबू श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कबीरदास और साधारणीकरण की विवेचना में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन करके उनके स्वरूप का सही तथा गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए साहित्यालोचन ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आपको बताना है। आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या ललित निबंध? तो सही उत्तर है आलोचना। दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक नामवर सिंह हैं। ये कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कृति आधारित है और इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी विकास में अपभ्रंश का युग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, और आप जान लीजिए कि नामवर सिंह की अन्य कृतियों में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी तथा कविता के नए प्रतिमान प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह की दूसरी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो सही उत्तर है दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो सही उत्तर है, देखिए दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान के लेखक फिर से पूछा गया है, तो ये हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक तथा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाले यह पहली हिंदी पुस्तक है? तो इसके लेखक या ये जो है नामवर सिंह का ये कथन किसके संबंध में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में।
दोस्तों, नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए कहा है कि व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है। नामवर सिंह ने जोर देकर कहा कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए और इस प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में लिखा है कि ये पुस्तक नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान की रचना है प्रगतिवाद। और आप देख लीजिए दोस्तों, प्रगतिवाद और साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हंसराज रहबर ने प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन, अमृत राय ने साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, आपको बताना है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। और उपर्युक्त में से अगर जो देखें तो आप देखिए, इस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखने वालों में डॉक्टर नगेंद्र ने भूमिका लिखी है। इसके अलावा जो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रधान संपादक के तौर पर 1973 में डॉक्टर हरदयाल के संपादकत्व में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथ को लिखने वाले अनेक विचारक हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर मनोहर लाल गौड़, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, तारकनाथ बाली, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर उमाकांत गोयल, डॉक्टर मनमोहन गौतम, डॉक्टर गोपाल रामदरस मिश्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर बाबूलाल गोस्वामी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम, डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर कृष्ण दत्त पालीवाल और श्री महेंद्र चतुर्वेदी और प्रेमचंद चंदोला। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? तो अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ जो है ये नहीं है, बल्कि साहित्य का इतिहास दर्शन है। तो इसके लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आएगा तो इस नाम का ग्रंथ कोई नहीं है। अगले प्रश्न पर अब आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक और कवि थे। इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा है और निराला की साहित्य साधना 3 भागों में ये 1969, 72 और 76 में प्रकाशित हुई, जो इनकी आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण कृतियों में गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति, हिंदी प्रदेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतेंदु युग, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आदि हैं। प्रेमचंद और उनका युग परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज तथा भाषा साहित्य और संस्कृति इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के कितने भाग हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 3 भाग हैं और आप जान लीजिए कि ये तीनों भाग जो है 1969, 1972 और 1976 में प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा का ग्रंथ है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो सही उत्तर भाषा और समाज के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भाषा और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए कि भाषा पर समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो भाषा और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रामविलास शर्मा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने हिंदी के प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।